अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने वेस्पर थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कस करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी हम इसको कह सकते हैं वीबीटी। अब जो वीबीटी का मुखफ़्फ़ होता है वो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेस्पर थ्योरी हमने तीन थ्योरी पढ़ी थी। तीन थ्योरी को हमने हमने जो पहली थ्योरी है हमने वो डिस्कस किया वेस्पर थ्योरी। आज हमारे पास सेकंड थ्योरी है, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड आ गया वैलेंस, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड आ गया वैलेंस, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब समझिएगा। सपोज करें मेरे पास एक एटम है और वो एटम किसका है? कार्बन का। अब ये मेरे पास एक एटम है और ये इसका दूसरा एटम है। अब इसके पहले शेल में, कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके दूसरे शेल में टोटली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कार्बन का एटम है बच्चे। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास टोटली बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो चीज है मेरे पास एटम, मैंने किसका लिया? कार्बन का लिया। इसके पास टोटली कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास टोटली 6 इलेक्ट्रॉन करने 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे वैलेंस का मतलब समझिएगा। वैलेंस का मतलब क्या होता है? ये जो मैंने सर्कल लगाया है, लास्ट वाला जो मेरे पास एक सर्कल है, जो मेरे पास एक ऑर्बिटल है, इसको मैं कहूंगा वैलेंस शेल। यानी ये मेरे पास क्या होगा बच्चे? ये होगा मेरे पास वैलेंस शेल। और इसमें जो चीज रिवॉल्व कर रही है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जो चीज रिवॉल्व कर रही है वो होते हैं हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मेरे पास है बच्चे, ये है वैलेंस ये मेरे पास क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जो ये है सर्कल मैंने लगाया और जो शेल है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे तो किस तरह हम कर सकते हैं? कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे तो हम किस तरह करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगा हूँ। यहाँ पे हम करेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चे चंद एक चीजें आपने देखनी है। पहले आपने ये देखना है कि हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एक टेबल बताया था। अगर तो आपको वो टेबल याद है, आप कोई भी एलिमेंट आ जाए, 318 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट आपको आ जाए, आप उस टेबल के रिलेटेड आप सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो एलिमेंट के। अब ये मेरे पास कार्बन है। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूंगा 1s 2s 2px 2py, उसके बाद 2pz। ये मेरे पास कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले 1s में आ जाएंगे 2, 2s में आ जाएंगे 2, अब इसमें एक आ जाएगा, इसमें एक आ जाएगा। कितने हो गए? 2 तो 4 5 और 6, यानी 6 हमारे पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं और इसके ऑर्बिटल फील्ड फिल हो गया। अब इसमें ना हमने 3 चीजें देखनी है, यानी इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने 3 चीजें देखनी है। पहली इसमें चीज देखनी है आपने, इसमें 3 चीजें देखनी है। ऑर्बिटल फील्ड, यानी इसमें आपने कंप्लीटली फील्ड देखना है। कंप्लीटली आपने फील्ड देखना है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल सेकंड आपने देखना है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। थर्ड आपने देखना है एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल। ये चंद एक चीजें हैं बच्चे, 3 चीजें हैं। इनको आपने क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किया कार्बन की, इसके अंदर आपने देखना है। पहले कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, ये कौन सा होगा? कहता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मौजूद है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो किसी भी एलिमेंट की, 2 या 2 से ज्यादा आपके पास ऑर्बिटल फील्ड है,
यानी वो आपके ऑर्बिटल मुकम्मल है, दो या दो से ज्यादा, उसको हम कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। यानी 1s2, इसके इसके ऊपर कितने ऑर्बिटल फील्ड हैं? दो। यानी ये हमारे पास कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होगा। इसको हम किसका नाम देंगे? कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल का नाम देंगे। सेकंड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उसको हम कहते हैं पार्शली फील्ड ऑर्बिटल। यानी ये मेरे पास क्या होगा? ये होगा पार्शली फील्ड ऑर्बिटल। सेकंड, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, जिस ऑर्बिटल के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, उसको हम कहते हैं एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल। ये बच्चे चंद एक चीजें आपने याद रखनी है। मैंने वैलेंस का मतलब बताया कि मैंने एक एटम लिया, ठीक है, उसके पहले शेल में कार्बन का वो एटम हमने सपोज किया, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटली उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब उसको मैंने बताया कि ये जो आखिरी शेल है, इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है। मैंने ये बताया आपको कि ऑर्बिटल फील्ड, यानी ऑर्बिटल किस तरह आपने 3 चीजें देखनी है। ऑर्बिटल मुकम्मल हो, अगर वो एम्प्टी है, या फिर वो पार्शियल फील्ड है। जो ऑर्बिटल 2 या 2 से ज्यादा जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, उसको हम कहते हैं कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल कहेंगे। जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल कहेंगे। ये चंद एक चीजें हैं बच्चे, इनको आपने अच्छे से देख लेना। सबसे पहले हम करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी इसका पहला पास्टुलेट। जो मैं इसका पहला पास्टुलेट आपको बताने लगा हूं, ये पूरी की पूरी थ्योरी इस पास्टुलेट के ऊपर डिपेंड करती है। पहला पास्टुलेट हमारे पास ये है कि जब खास तौर पर ये जो चीजें हमने ये इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करनी है, इसमें एक जो चीज है पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल, खास तौर पर हमने इसको डिस्कस करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और ये सारी की सारी जो चीजें, 3 की 3 चीजें, ये हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। जो खास तौर पर हमारे पास पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल, इसको हमने इसमें डिस्कस करना है। अब जो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल या फिर एटॉमिक फील्ड ऑर्बिटल, जब ये आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से एक नए ऑर्बिटल बनते हैं। जो नए ऑर्बिटल बनते हैं बच्चे, उनकी एनर्जी भी सेम होती है, उनकी जो शेप है वो भी सेम होती है। मैंने आपको बताया कि जो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल, एटॉमिक फील्ड ऑर्बिटल, जब ये आपस में मिलेंगे, इनके मिलने से ये 2 चीजें नहीं बनती हैं। एक, उनकी एनर्जी सेम होगी, सेकंड, उसकी सेम शेप होगी, यानी उसकी शक्ल सेम होगी, एक जैसी होगी। तो पहला पास्टुलेट है, सारी की सारी थ्योरी इस पास्टुलेट के ऊपर डिपेंड करती है, याद रखिएगा। और इस पास्टुलेट के आगे हमने मेन पॉइंट बनाने हैं। तो पहला यहां से लिखना स्टार्ट करें आप। यहां से आप लिखना स्टार्ट करिएगा पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल या फिर एटॉमिक फील्ड ऑर्बिटल। एटॉमिक फील्ड ऑर्बिटल। एटॉमिक फील्ड ऑर्बिटल्स आर वैलेंस शेल टू कंबाइन न्यू ऑर्बिटल, जो नए ऑर्बिटल बनते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग, उनकी बच्चे जो शेप है वो क्या होगी? उनकी सेम एनर्जी होगी, हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। ये बच्चे इसका पास्टुलेट है, पहला पास्टुलेट। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल और
पार्शियली ऑर्बिटल फील्ड होते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से जो नई चीजें बनती हैं, उनकी जो नए ऑर्बिटल बनते हैं, उनकी सेम एनर्जी होगी और उनकी सेम शेप होगी, यानी एक जैसी एनर्जी होगी, एक जैसी शेप होगी। ये पहला पास्टुलेट है। आगे आपने जो ये पहला पास्टुलेट है, सारी की सारी थ्योरी इस पास्टुलेट के ऊपर डिपेंड करती है। आगे हमने इस पास्टुलेट की बेस पर हमने इसके चंद एक पॉइंट बनाने हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे मेन पॉइंट, यहाँ पे आप लिखोगे मेन पॉइंट। ये बच्चे हमारे पास हेडिंग है, मेन पॉइंट आ जाएंगे। इस पास्टुलेट के मेन पॉइंट हमने लिखने हैं। और ये मेरे पास क्या था बच्चे, ये था हमारे पास पास्टुलेट। इस पास्टुलेट की बेस पर हमने क्या बनाना है, इसके नए पॉइंट लिखने हैं। पहला मेन पॉइंट इसका ये है, इस पास्टुलेट की बेस पर जो बेस करता है, डिपेंड करता है, इंहिसार करता है इस पास्टुलेट के ऊपर। पहला पॉइंट ये है कि हमने वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया। अब वेस्पर थ्योरी ये बताता है, उसने ये बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हम मॉलिक्यूल की शेप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसने ये नहीं बताया कि बॉन्ड बनता किस तरह, उसने बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं बताई थी। उसने ये बताया था, वेस्पर थ्योरी ने सिर्फ और सिर्फ इसने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, मॉलिक्यूल की शेप को इसने डिस्कस किया था। इसने बॉन्ड की फॉर्मेशन को डिस्कस नहीं किया था। तो पहला इसका पॉइंट होगा हमारे पास वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का बच्चे मुखफ़्फ़ होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, रिपल्शन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, अब जो वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, ओनली एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल्स molecule is explain molecules of the geometry। इसने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। और ये इसने ये नहीं बताया था कि जो बॉन्ड है वो बनता किस तरह। मॉलिक्यूल ऑफ द ज्योमेट्री एंड कैन नॉट describe the bond formation। सॉरी बॉन्ड, इसने बॉन्ड को इसने बॉन्ड का नहीं बताया था कि बॉन्ड बनता किस तरह। अब जो बॉन्ड है, बॉन्ड की फॉर्मेशन है, वो हमने एक्सप्लेन करनी है। किसके अंदर एक्सप्लेन करनी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी के अंदर। इस पास्टुलेट का पहला पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि वेस्पर थ्योरी ने सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल की शेप को डिस्क्राइब किया था, बल्कि उसने बॉन्ड का नहीं बताया था कि जो बॉन्ड है वो बनता किस तरह। और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने एक्सप्लेन करनी है इस वीबीटी के अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। द बॉन्ड फॉर्मेशन the bond formation the bond formation is the bond formation and ज्योमेट्री, और इसकी ज्योमेट्री is explained by the वीबीटी। ये हमने किसके अंदर डिस्कस करनी है? वीबीटी के अंदर डिस्कस करनी है, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। अब इसका नेक्स्ट नंबर 2 पास्टुलेट, इसका मेन पॉइंट नंबर 2, इसका मेन पॉइंट वो क्या है? वो क्या कहता है? कहता है कि जब आप जो ऑर्बिटल मिलते हैं,
वो असल में वैलेंस शेल, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में मिल रहे होते हैं। में दूसरा पॉइंट, इसका मेन पॉइंट ये है, इस फास्फोलेट के बेस पर हम ये मेन पॉइंट कर रहे हैं। तो पहला मेन पॉइंट मैंने बता दिया। सेकंड मेन पॉइंट इसका ये है, वो कहता है कि जो आपके ऑर्बिटल मिलते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मिलने से वो आपस में मिलते हैं, तो जो ऑर्बिटल है वो मिल रहे होते हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्बिटल मिलते हैं। सेकंड पॉइंट इसका ये है, ओनली orbital field are the valence electron is combined। वो असल में इनके मिलने से मिल रहे होते हैं ऑर्बिटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है। अब इसका थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड मेन पॉइंट है, इस फास्फोलेट की बेस पर थर्ड पॉइंट हम करने लगे हैं कि जब आपके ऑर्बिटल मिलते हैं, वो जो ऑर्बिटल मिलते हैं तो वो ओवरलैपिंग कर जाते हैं। यानी जो नए ऑर्बिटल होते हैं, जो ओल्ड ऑर्बिटल होते हैं, वो आपस में जब मिलते हैं ऑर्बिटल, तो वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कर जाते हैं। अब यहाँ पे एक ओवरलैपिंग लफ्ज आ गया, उसका मतलब क्या होता है ओवरलैपिंग? ये देखो, ओवरलैपिंग का बच्चे मतलब होता है कि जो मेरे पास दो बॉन्ड बने हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है ओवरलैपिंग, इसका मतलब समझिएगा, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग, यहाँ पे मेरे पास दो एटम है, एक हाइड्रोजन का, एक ये हाइड्रोजन का एटम है, एक ये हाइड्रोजन का एटम, आप कोई भी ले लो, ये दो एटम है। ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल, ऐसा तरीकाकार, जो दो चीजें आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं, उस प्रोसेस, उस अमल, उस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। इसका ओवरलैपिंग का मतलब समझिएगा, यानी ऐसा अमल, जो ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीकाकार जो एक दूसरे के अंदर घुस जाए, उस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। अब ये दो एटम क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। एक ये एटम है और एक ये है। अब इसको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग कहेंगे। ये क्या किया इन्होंने, एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको बच्चे हम कहेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। इसको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग कहेंगे। तो यही हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसका, द overlapping of valence orbitals are the occur स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। कहता है कि जब ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी तो उसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। जो जब ओवरलैपिंग कम होगी तो उसको तोड़ना आसान होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा किससे लगा सकते हो, बॉन्ड से लगा सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिपेंड, जो कि डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है किस हद तक, टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, यानी किस हद तक, ऑफ द ओवर लैपिंग। ये बच्चे हमारे पास थर्ड पास्टुलेट है, पास्टुलेट का थर्ड पॉइंट है। अब इसका मतलब समझिएगा, मैं फिर समझा देता हूँ। ओवरलैपिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी जो दो बॉन्ड है, जब वो एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। यहाँ पे देखो, अगर तो आपके पास बॉन्ड है कमजोर, वीक है, उसकी ओवरलैपिंग कम हो रही है, उसको तोड़ना आसान होगा। अगर तो उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी, उसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। अब यहाँ पे देखो, इनकी ओवरलैपिंग कम हुई है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास दो एटम ये है और इनकी ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई है,
तो बच्चे इनको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, इनको तोड़ना मुश्किल होगा। ओवरलैपिंग, ये भी ओवरलैपिंग हो रही है, ये भी ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन ये ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। इसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, इसको तोड़ना आसान होगा। ये आप किस हद तक अंदाजा लगा सकते हो, आप एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, यानी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है तो उसको, वो मजबूत है तो तोड़ना उसको मुश्किल होगा, अगर ओवरलैपिंग कम हो रही है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। ये अंदाजा आप किससे लगा सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिपेंड टू द स्ट्रेंथ इज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ, डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग बेस पर आप अंदाजा लगा सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को देख के कि कौन सा बॉन्ड मजबूत है कौन सा वीक है। तो ये हमारे पास बच्चे थर्ड पास्टुलेट है। यहाँ पे आप क्या ओवरलैपिंग हो रही है, एक बॉन्ड ये है और एक ये है, उसके बाद एक ये हमारे पास है और एक ये है। अब इनके दरमियान देखो बच्चे, ये हमारे पास क्या होगा, इसके दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है तो ये होगा हमारे पास बच्चे स्ट्रॉन्ग, यानी ये मजबूत होगा, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। और ये तोड़ना हमारे पास, हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं। ये वीकर होगा, कमजोर होगा, ये कमजोर होगा, इसको तोड़ना आसान होगा, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। उसके बाद कहता है कि आप पाई बॉन्ड किस तरह बनता है, सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनता है, ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं। ये हमारे पास मेन पॉइंट 4 होगा, यहाँ पे आप लिखोगे जो हमारे पास मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट 4 है, ये हमारे पास बच्चे मेन पॉइंट है, पास्टुलेट का मेन पॉइंट। कहता है कि आप पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनते हैं, इनको एक्सप्लेन करो। ये लिखो जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है ये बनते हैं, सबसे पहले आप लिख लो द नेचर ऑफ बॉन्ड। वो दो तरह के बॉन्ड हैं, एक है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, नंबर 2 हमारे पास है पाई बॉन्ड। ये दो तरह के बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है सिमत, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज द ओवरलैपिंग। ये डिपेंड करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पर, यानी जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है वो किस तरह बनते हैं। अब सपोज करो हमारे पास एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है मेरे पास बच्चे, इसकी एग्जांपल है, वो एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन की। अब ये मेरे पास नाइट्रोजन है, इसकी एग्जांपल, अब ये नाइट्रोजन है, इसके दरमियान 3 बॉन्ड बन रहे हैं। अब यहाँ से आपने देखकर बताना है कि जो हमारे पास तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है, कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड है कौन से पाई बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन के एग्जांपल से आपने देखकर बताना है। पहली बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास पहला बॉन्ड होगा, जो पहली लाइन होगी बच्चे, उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। याद रखिएगा, जो हमारे पास पहली लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। जो एंड वाली 2 लाइनें होंगी, एंड वाली जितनी भी लाइनें आ जाए, वो 5 आ सकती हैं, जितनी भी आ जाए, हमेशा पहली जो लाइन होगी बच्चे उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और जो एंड वाली होंगी लाइनें उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। बस ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर एक और एग्जांपल देखो तो हमारे पास एक और है, ये हमारे पास CH4 है, CH4। अब इसको किस तरह करोगे, ये हमारे पास कार्बन है, एक ये बॉन्ड लगा है, एक ये है, उसके बाद एक ये है, एक ये है। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं, 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। अब इसमें देखो, आप बताओ कि कौन से सिग्मा बॉन्ड है कौन से पाई बॉन्ड है।
इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कौन से हैं? मैंने आपको बताया कि जो सिंगल लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड होगी। जहां पे थर्ड आ जाए, ट्रिपल आ जाए, फोर्थ आ जाए, जितनी भी लाइनें आ जाए सिंगल बॉन्ड से नीचे नीचे, वो सारी की सारी क्या होंगी, पाई बॉन्ड होगी। तो यहाँ पे बच्चे सारी की सारी जो मेरे पास है ये कौन सी है, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये सिंगल लाइन आ गई है। अगर तो ये होती यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड होता तो फिर हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे डबल लाइन नहीं है, यहाँ पे सिंगल लाइन है, तो इसको हम क्या कहें, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पे आप एक और एग्जांपल कर लो कि आपको किस तरह आप पहचान सकते हो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को अगर तो हमारे पास ओवरलैपिंग इस तरह होती है, अगर तो ओवरलैपिंग हमारे पास बच्चे इस तरह हो रही है, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, ये होगा बच्चे सिग्मा बॉन्ड। इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और अगर तो आपके पास ओवरलैपिंग इस तरह हो रही है, यानी आपके पास बच्चे ओवरलैपिंग इस तरह हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर तो आपके पास ओवरलैपिंग इस तरह हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। अगर तो आपके पास बच्चे इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। ये बच्चे चंद एक चीजें, चंद एक पॉइंट लिखे हैं इस पास्टुलेट की बेस पर, तो ये याद रखिएगा। ये था हमारे पास बच्चे आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।